नमस्कार दोस्तों, नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों और बच्चों, वो कोई छोटा बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, हर किसी की ये शिकायत या कंप्लेंट रहती है कि वो पढ़ने के बाद चीज़ों को भूल जाया करते हैं। तो आइए आज जानते हैं, आइए आज सीखते हैं कि पढ़ी हुई चीज़ों को आसानी से कैसे याद रखें। मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको वह चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और हो सकता है वह जीवन भर आजीवन आपको याद रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो सारे जो काम हैं उसको निपटा लें। मतलब आपके मन में उसमें कोई भी काम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि पढ़ने बैठें और आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि फला काम अभी बाकी है, अधूरा है, उसको आप पूरा कर लें, निपटा लें, क्योंकि पढ़ने के दरमियान वो चीज़ें जो है वो बाधा उत्पन्न करती हैं। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पढ़ने के समय आपको बाधा से दूर रहना है, सारे कामों से। तो कोई भी काम उस दरमियान आ नहीं जाए तो उसमें क्या करना है, आपको मोबाइल को एयरप्लेन मोड में कर देना है, मतलब फ्लाइट मोड में कर देना है, या फिर उसको एकदम स्विच ऑफ कर देना है कि पढ़ने के समय में नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं। और इसी के साथ आगे और जोड़ूंगा कि आपको जितना सोशल मीडिया में रहना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह आपको चलिए एक्टिव रहना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ने के पहले, पढ़ाई करने जब आप बैठें उसके पहले सारा आप चीज़ पूरा कर लें। फेसबुक पे जितना आपको खेलना है आप खेल लें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जितना आपको सर्फ करना है, सर्चिंग करना है, वो आप पूरा कर लें। इसके बाद ही पढ़ने बैठें। दिमाग में वो टेंशन नहीं रहना चाहिए दोस्त ने क्या भेजा होगा और कौन सा काम बाकी है, इसको करना भी बाकी है, मम्मी डांट लगाएगी वगैरह वगैरह। ये हुई पहली बात। आगे देखें, जो अच्छे टिप्स हैं, ये शुरुआत हो गई। इसके बाद और आगे आगे आपको और अच्छे टिप्स बताऊँगा अभी। दूसरा, आप कोई भी चीज़ को पढ़ें तो उसको रटें नहीं, उसको रटना बिल्कुल नहीं है, उसको समझना है। यदि आपने सिर्फ रट लिया तो वो ज़्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहेगा। कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए आप 8th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें 6 से 8-10 किताबें हैं। यदि आपने रटना शुरू किया, क्या उन 8-10 किताबों को आप रट्टा मार सकते हैं? यदि एक किताब रहती तो चलिए साल भर में आपने रट्टा मार लिया, लेकिन इन 8-10 किताबों को आप रट नहीं सकते, बल्कि उसको आपको समझना पड़ेगा। तो समझ करके ही उसको पढ़ें, विस्तार से पढ़ें। अगली बात आती है कि कोई भी घटना होती है, डेट होता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो उसको क्या करें, उसको कहानी के रूप में पढ़ें। कैसे कहानी के रूप में पढ़ें? जैसे कि एक है 1757 की लड़ाई, भारत में लड़ी गई थी और अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया था बंगाल पर, वो 1757 की लड़ाई थी, वो था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध तो आपने याद कर लिया कि पलासी का युद्ध 1757 इसमें हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, कौन शामिल थे, कौन हारा, कौन जीता, ठीक है, और कैसे हारा, कौन सा षड्यंत्र हुआ, मीर जाफर कौन था, वगैरह वगैरह, जो है सिराजुद्दौला कौन था, अंग्रेजों का गवर्नर कौन, ये सब जब डिटेल्स उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो यह घटना आपको लंबे समय तक और हो सकता है आजीवन आपको ये सब चीज़ें याद रहे। तो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टोरी के माध्यम से उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। तो कोई एक घटना होती है ना, उसके बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ कई तरह के चित्र आपके दिमाग में बन जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, ठीक है। दूसरा, किसी भी घटना को, कोई भी समय को आपको याद रखना है तो उसको किसी दूसरी घटना से जोड़ें। उदाहरण के रूप में 1953 में जो है डीएनए का डिज़ाइन बताया था वाटसन और क्रेक ने, ठीक है, 1953 में। तो इस घटना को आप दूसरी घटना से जोड़ करके रख सकते हैं कि भारत में जो है पिछड़ा राष्ट्रीय आयोग
पिछड़ा राष्ट्रीय आयोग, पहला आयोग जो गठित हुआ था काका कालेलकर साहब की अध्यक्षता में, वो 29 जनवरी 1953 को ही हुआ था। इसी तरह वाटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए का जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो कि डबल हेलिक्स होता है, उसके बारे में जो आइडिया दिया था, उसके लिए उन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन लोगों को नोबेल पुरस्कार तब मिला जब भारत और चीन में युद्ध हो रहा था। कब हुआ था भारत और चीन में युद्ध? 1962 में। तो किसी दूसरी तीसरी घटना से इसको कोरिलेट करें, ठीक है, तभी आपको वो घटना जो है, वो डेट हो जो है आपको याद रहेगा। जैसे स्पेनिश फ्लू कब फैला था? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हानि हुई थी, हार हुई थी बहुत बुरी तरह से, वो जर्मनी की हुई थी। तो जर्मनी से स्पेनिश फ्लू जो है वो फैला था। और ख़त्म कब हुआ पहला विश्व युद्ध, जिसमें 4 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे? वो ख़त्म हुआ था 1918 में। तो 1918 में ही जो है स्पेनिश फ्लू जर्मनी से फैला था। तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा, उसके बारे में आपको मालूम है? क्या ये स्पेन में शुरू हुआ? नहीं, क्योंकि जर्मनी में वहाँ प्रेस पर पाबंदी थी, वहाँ पे प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया था वहाँ पे छप नहीं सकता था सरकार के बारे में या कोई भी खबर के बारे में जल्दी से। तो स्पेन में जो है, स्पेन भी एक यूरोपीय कंट्री है, वहाँ पे मीडिया को आज़ादी थी। तो पहली बार जर्मनी में जो स्पेनिश जो ये फ्लू बीमारी फैली, इसके बारे में पहली स्पेन के मीडिया में इसके बारे में चर्चा आया, इसलिए इसका नाम हो गया स्पेनिश फ्लू। तो जो चीज़ है, जो घटना है, उसको किसी तीसरी दूसरी घटना से जोड़ करके आपको देखें और उसके बारे में व्याख्या आपको जानना है, उसका एक्सप्लेनेशन जानना है। 1857 की क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ, इस घटनाओं को आप याद करें, उसको समझें, ठीक है। अगली बात सुने ध्यान से कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो पढ़ने के बाद उसको आप लिखें भी। तो लिखने से क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ लिया, अब जब आप उसको लिखेंगे तो कई बार आप उसको दोहरा रहे होते हैं। जब लिख रहे हैं तो एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, फिर आप लिख रहे हैं, उसमें मुंह से भी बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो 2-3 बार वो रिपीटिंग हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो जितनी चीज़ों को आप याद करना चाहते हैं या पढ़ते हैं, उसको यदि लिखने का रूप दे देते हैं तो फिर वो आपको याद रह जाती है। और इसी तरह की जो बहुत ही उम्दा टिप है चीज़ों को याद रखने का, वो ये है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस दरमियान आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स का यूज़ होना चाहिए। ये मैक्सिमम ऑर्गन्स मतलब आपके मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स का, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होना चाहिए। यह जो वैज्ञानिकों हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है, शोध किया है, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने देखा है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जब कोई चीज़ लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, और उसको हम यदि सीखने के क्रम में अपने मैक्सिमम ज्ञानेंद्रियों का यदि हम उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उसको अच्छे तरह से सीख पाते हैं और वो ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है। ये क्या हुआ, जैसे आप किसी टीचर से किसी चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, वो सर पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, या मैडम पढ़ा रही हैं, आप सुन रहे हैं, तो उस दरमियान आप किसका उपयोग कर रहे हैं? सिर्फ कान का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ वॉइस सुन रहे हैं। तो कान जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन है, एक ज्ञानेंद्रिय है, तो सिर्फ आपने कान का उपयोग किया, तो हो सकता है ये ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में नहीं रहे, मस्तिष्क में नहीं रहे। इसके साथ साथ यदि आप क्योंकि आँख भी एक ज्ञानेंद्रिय है, तो यदि आप देखते भी कैसे कैसे हो रहा है तो वो आपको और ज़्यादा समय तक याद रखने में और समझने में सहूलियत होगी। तो देखने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ फिर क्या करना है आपको? एक उपयोग किया कान का, दूसरा उपयोग किया आँख का, है ना। तो ये दोनों इकट्ठे कैसे यूज़ हो सकता है? यदि आप उस घटना के बारे में वीडियो देख रहे हैं तो देखिए वीडियो में आँख भी उपयोग हो रहा है, आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, है ना। तो कान और आँख ये दो चीज़ें जो है उसका तो उपयोग हो रहा है, तो आपको वो घटना, वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। और ये भी शोध द्वारा साबित हो चुका है कि जो चीज़ें हम आँख से देख करके पढ़ते हैं या समझते हैं तो 80%
चीज़ें हम लोग आँख से सीखते हैं, इसलिए सुन करके ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। यदि इसको देखते हैं तो 80% तो उसी से समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके आगे है और भी हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारी नाकें हैं, हमारी नाक है, ठीक है, हमारा जीभ है, हमारी त्वचा है। तो इन चीज़ों को भी उसमें इन्वॉल्व करना है सीखने समझने के लिए। यदि वो चीज़ कोई स्मेल से रिलेटेड है, यदि कोई सुगंध से रिलेटेड है, तो आप नाक का भी इस्तेमाल वहाँ करिए कि इसकी सुगंध ऐसी है, इसका गंध ऐसा है। ठीक है, यदि वो चीज़ें चखने लायक हैं तो चख करके भी जान सकते हैं उसके बारे में। यदि वो चीज़ छूने लायक है तो आप छू करके भी देख सकते हैं। जैसे आपने सुन लिया, हाँ ताजमहल इसने बनवाया, आपने पढ़ लिया। यदि आप ताजमहल चले गए, वहाँ उसके बारे में आपने गाइड से सुना, सीखा, समझा, देखा, तो आपको ज़्यादा समय तक वो मेमोरी में रहेगी। ठीक है, वो मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहेगी। इसी तरह आप पढ़ने के साथ साथ आपने उसका चित्र भी देखा, तो भी चित्र देख लिया, आँख का उपयोग हुआ, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कुछ टिप्स जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। हो सकता है आप चीज़ों को भूलें ही नहीं आजीवन। तो दोस्तों और बच्चों, ये टिप्स आपको कैसे लगे? हो सकता है इसमें से कुछ पहले से आप जानते होंगे और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने आपको नहीं बताई होंगी। तो यदि अच्छा तो लाइक कमेंट करके बताएं और दोस्तों के बीच शेयर करें, बच्चों के बीच शेयर करें, ताकि वो चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें, जल्दी याद रख सकें और कम से कम परीक्षा तक तो याद रख सकें। और एक अंतिम बात और एक इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आप जो चीज़ पढ़ें उसकी उपादेयता खोजें, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है आपके लाइफ में। यदि आप जोड़ पढ़ रहे हैं तो आप उसको अपने जीवन से जोड़ें। कैसे अपने जीवन से जोड़ेंगे? यदि आपने जोड़ पढ़ा तो ऐसा उसमें ऐसे प्रश्न सवाल हल करिए कि आप गए मार्केट 10 रुपये लेकर के, वहाँ आपने 2 रुपये कि पेंसिल खरीदी, 3 रुपये में एक कलम खरीदी, फिर 4 रुपये में आपने कोई दूसरा सामान ले लिया, टॉफ़ी ले लिया, तो अब वहाँ इसको जोड़ो। ठीक है, तो उसको मतलब दैनिक जीवन में उस चीज़ को जो आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं, वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो पा रहा है कि नहीं। तो जब आप जीवन से उस चीज़ को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो काम देगा जीवन में। यदि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², यदि आपने रट्टा मार लिया, कैसे बना ये आपने नहीं समझा और इसका जीवन में फिर उपयोग क्या है ये यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, आपको याद रहेगा ही नहीं वो चीज़ कि ये तो याद रहनी ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या है। ठीक है, ये तो क्योंकि ये तो अलजेब्रा का विषय है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका आगे या लाइफ में क्या यूज़ है, ये आपको मालूम हो जाएगा, तो आप उसको और इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। समझ गए? तो इतनी सी चीज़ें थी जो कि चीज़ों को याद रखने के लिए, पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए अपनाई जा सकती हैं। मैंने अपनाया है और बस याद रखता हूँ। ठीक है, तो और ट्रिक भी यूज़ किया करें। कुछ ट्रिक्स होते हैं जो जिसको याद करने में कठिनाई होती है, तो उसको ट्रिक्स यूज़ कर लें। जैसे मैं कई ट्रिक्स आपको लोगों को बताता हूं, तो कुछ उसमें से ट्रिक्स, सभी चीज़ें तो ट्रिक्स से नहीं समझी जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रिक लगाकर उसको सीखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक्स के साथ, फिर कोई नई टिप के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।